चैनल। और सीरीज में कितने को ये सीरीज कौन सी नंबर की है, तो 70 नंबर की सीरीज है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में 3453 पोस्ट की वैकेंसी आई है और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना नॉन टेक में। जैसे कि 200 मार्क का पेपर होता है सब इंजीनियर में और 100 मार्क जो कि टेक्निकल होता है और 100 मार्क नॉन टेक्निकल होता है। तो नॉन टेक के जितने भी टॉपिक हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन सभी टॉपिकों को हम वीडियो 1 बाई 1 कंटिन्यू में बना रहे हैं। और ये हमारी सीरीज़ की 70 वीडियो है, मतलब इससे पहले 69 वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, हियर इज़ माई इंस्टा ID और हियर इज़ माई परीक्षा ऐप कोड। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सब इंजीनियर नोट्स, और जिसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर, उसके अलावा सारे नोट्स, और कोई भी तरह के डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद अबाउट परीक्षा ऐप के बारे में अगर हम बात करें तो परीक्षा ऐप जो कि टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है और इसकी टेस्ट सीरीज जो कि हमारा कोड यूज करते हुए ENG50 कोड यूज करते ही आपको कितना मिलेगा, तो 50% का डिस्काउंट, मतलब कि 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है इसमें। और 50% डिस्काउंट का मतलब कि 1000 रुपये की टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, यानी 500 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज में है क्या, तो 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल अलग अलग ब्रांचों के लिए, जो तीनों ब्रांचों के लिए है। और किस एग्ज़ाम के लिए, तो सब इंजीनियर के लिए। और हमारी सब इंजीनियर की सीरीज चल ही रही है। तो शुरू करते हैं इतिहास से। इतिहास में पहले पॉइंट पे आते हैं। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो पाटलिपुत्र को किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक था। उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जो कि हर्यक वंश को हरा के, यानी हर्यक वंश का लास्ट किंग कौन था, तो घनानंद को हरा कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति जो कि चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इसे मौर्य जो कि मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर भी चंद्रगुप्त मौर्य है। उसके बाद पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः क्या बना था, तो किससे बना था, तो लकड़ी से चंद्रगुप्त का महल बना था। तो चंद्रगुप्त जो कि लकड़ी का बना हुआ था इसका महल। उसके बाद बाबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया, तो आजीविकों के लिए उपयोग किया, आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया। सॉरी, बाबर नहीं, बराबर की गुफाओं के उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया, तो आश्रय के रूप में किया गया आजीविकों के लिए। उसके बाद किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। पश्चिम भारत मतलब गुजरात, राजस्थान, इन सब राज्यों में भी फैला हुआ था, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। उसके बाद केवल एक स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह है भाब्रू का स्तंभ। और अशोक के कितने स्तंभ हैं, तो 14 स्तंभ हैं। अशोक ने जो कि कलिंग साम्राज्य, अशोक ने कलिंग पर विजय कब पाई थी, तो 261 ईसा पूर्व ईस्वी में लड़ा था। कलिंग कहाँ पे है, तो कलिंग जो कि उड़ीसा में है। उसके अलावा सम्राट अशोक जो कि बौद्ध रिलीजियस को मानता था। उसके अलावा उसने अपने पुत्र जो कि अशोक का पुत्र का क्या नाम था, तो अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र। उसके बाद बेटी का क्या नाम था, तो बेटी का नाम था संघमित्रा। अशोक की बेटे का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा, जो कि दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा, तो श्रीलंका भेजा था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो जो मौर्य डायनेस्टी स्थापित हुई वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उसके अलावा अशोक कौन सी डायनेस्टी का था, तो अशोक जो कि हर्यक वंश का था। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। उसके बाद उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कालसी में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। सांची के स्तूप को किसने बनाया, तो अशोक ने। और सांची स्तूप जो कि यूनेस्को साइट में कब आई, तो 1989 में।
उसके अलावा सांची स्तूप है कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में भोपाल के पास रायसेन जिले में स्थित है। और इस सांची स्तूप का संबंध जो कि गौतम बुद्ध के जीवन के किसी घटना से रिलेटेड नहीं है। और सांची स्तूप जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक जो कि बौद्ध रिलीजियस को मानता था। तो सांची का स्तूप कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के पास रायसेन जिले में है और ये यूनेस्को साइट में ही है। यानी यूनेस्को साइट क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। भारत में यूनेस्को साइट कितनी है, तो भारत में यूनेस्को साइट 40 हैं। तो सांची का स्तूप किसने बनाया, तो सम्राट अशोक ने। उसके बाद आते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो भारतीय संविधान कैसी है, तो संघीय व्यवस्था है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब लोगों का डेमोक्रेसी है, लोगों का जनता के द्वारा शासन व्यवस्था भारत में स्थापित है। भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है, यानी मतलब डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होता है, तो जनता के द्वारा शासन, मतलब इस कथन को किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के थे और उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार यह संविधान के प्रस्तावना में, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार जाता है संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व कितने होते हैं, तो ये 35 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है। संविधान का प्रियम्बल यानी भारत एक संघ है, इसकी बात की गई है। और नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों का निर्देशन कैसे होगा और कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की बात करता है। उसके बाद संविधान में फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल से होते हैं, तो 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। तो 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी, जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, इसकी व्याख्या की गई है, तो संविधान के पाठ में कहीं नहीं की गई है। तो प्रस्तावना की उन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा कहाँ दी गई है, तो ये भारत के संविधान में कहीं नहीं दी गई है। और प्रियम्बल कहाँ से लिया गया था, तो यूएसए से लिया गया था। इसका और एक दूसरा नाम क्या है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने चेंज किया था। कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता, तो संविधान की प्रस्तावना जो कि एक सेकुलर, सोशलिस्ट, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और सोशल जस्टिस इन सब बातों का वर्णन करता है। तो सोवर्जियन, सोशल, सेकुलर, उसके अलावा इन सब की बात जो कि संविधान की प्रस्तावना में होती है। इक्वलिटी की बात करता है, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल, उसके बाद सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इन जस्टिस की बात करता है। भारत के संविधान के उद्देशिका के परिवर्तन किया गया था, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था। इस समय इस संविधानिक संशोधन को क्या कहते हैं, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुए थे। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्रधानमंत्री थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभुता और संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र जो कि बना था। तो 26 जनवरी 1950 को संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना था। उसके अलावा संविधान बन के तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 में संविधान बन के तैयार हो गया था। इस दिन को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। और प्रजातांत्रिक कब भारत में आया, तो ये 26 जनवरी को आया। और 26 जनवरी क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उस दिन को याद करने के लिए कि उस दिन भूल ना पाए, इसलिए संविधान जो कि 26 नवंबर को ही बन गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। यानी 2 महीने का डिले सिर्फ उस दिन को याद करने के लिए ही रखा गया था। आते हैं बायोलॉजी टॉपिक में, यानी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के टॉपिक को पढ़ते हैं। तो मशरूम क्या है, तो मशरूम जो कि एक कवक है, और कवक मतलब फंगी है।
उसके बाद प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सी है, तो पेनिसिलिन है, और पेनिसिलिन प्रतिजैविकी थी। उसके बाद एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो कवक से। एथलीट फुट जो कि बीमारी कवक से उत्पन्न होती है। कौन सा कवक उच्च पादप के जड़ों के बीच में उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो माइकोराइजा। तो माइकोराइजा जो कि उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। लाइकेन में जिन दो वर्ग के क्षेत्रों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, कवक और शैवाल। तो लाइकेन जिन दो वर्गों से मिलकर बना होता है उसे कवक और शैवाल कहते हैं। उसके बाद लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो लाइकेन में। तो जो लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है वो किस में होता है, तो लाइकेन में। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से। तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से। साबुनदाना यानी सोगो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो साइकस के द्वारा साबुनदाना बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों को कम करने वाली औषधि है। औषधि जैसे कि दमा और खांसी के रोगों को कम करने वाली औषधि इनहेड्रीन किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो इनड्रेडा के द्वारा प्राप्त की जाती है। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो जिकांगो जो कि एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। उसके बाद अब आते हैं भूगोल में। तो भारत के कितने बंदरगाह हैं, तो भारत में 12 बंदरगाह हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, तो NERI जो कि मूलतः संबंधित संगठन है। शांत घाटी किस क्षेत्र में राज्य में आती है, तो केरल में। केरल में साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद केरल के नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है, तो उष्णकटिबंधीय वन का उदाहरण है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिसका अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। उसके बाद पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल लोग कितने अनुपात में होना चाहिए, तो 31-34% होना चाहिए। तो 31 से 34% के बीच में भारत में पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए होना चाहिए। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, तो सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। हरियाणा में सुविख्यात पशु विहार कौन सा है, तो सुल्तानपुर है। तो हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है, तो सुल्तानपुर है। उसके बाद एकमात्र सेंचुरी जहां कश्मीर के महामृग पाया जाता है, तो दाचीग्राम सेंचुरी में पाए जाते हैं। कौन सी चीज़ पाए जाते हैं, तो कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पे स्थित है, तो प्रसिद्ध गिर वन जो कि गुजरात में है। तो गिर वन यानी गुजरात में स्थित है। उसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को और भी तेज करने के लिए आप परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज परचेज करें, जिसमें आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। कूपन यूज करना है ENG50, जिस पर हमारा 50% का डिस्काउंट मिलेगा ENG50 कोड पर, जिसकी टेस्ट सीरीज का दाम है 1000 रुपये, जो कि हमारा कोड यूज करते ही आपको 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। जिस टेस्ट सीरीज में अवेलेबल क्या है, तो जो कि सब इंजीनियर के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि अवेलेबल है। इसके अलावा चैनल को लाइक करें, उसके बाद अपना कमेंट करें, कोई भी सजेशन हो तो आप ज़रूर बताएं। उसके अलावा चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।